Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 4 we are going to start, and here's some objective for today's topic. This is part number 01 because I said to part for this lecture बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था, तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी कि आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो लॉज को स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आप ने प्रीवियस लेक्चर जो 1, 2 and 3 हैं वो ले लिए होंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो साथ साथ फिर मुझे भी कुछ रिस्पॉन्स किया करें लाइक और सब्सक्राइब से, क्योंकि मेहनत तो होती है, ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ एनिमेटेड लेक्चर जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो टूट जाता है दिल। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। दी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन अ ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, लॉज क्या होते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं कि लॉ क्या है। लॉ या बेसिक्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी मशीन की ऑपरेट करने के लिए उसकी बेस होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में डालना चाहिए ताकि उनकी बेस अच्छी बन जाए, बाद में भी सरकारी स्कूल में डाल दो तो कोई मसला नहीं है, यानी कि उनकी बेस अच्छी बन जाती है। बेस अच्छी का मतलब ये है कि वो बाद में चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उन्हें डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो जैसे आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनकी अगर बेस देखें ना तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सरिया यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह जो लॉज होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सिस्टम की बेस होते हैं। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स यानी कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर हैं, तो इसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो ज़्यादातर मैकेनिक्स के साथ है, तो मैकेनिक्स जो है वो थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है काफ़ी हद तक, तो हम इसमें इसके लॉज को देखेंगे। द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन अ ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के ग्रुप को डिफाइन करते हैं। वो क्वांटिटीज़ क्या हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं फर्स्ट लेक्चर में। सच एज टेम्परेचर, एनर्जी एंड एंट्रोपी, ठीक है। जैसे कि हमारी टेम्परेचर है, एनर्जी है, एंट्रोपी है। डेट कैरेक्टराइज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि कैरेक्टराइज करता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर हमारी एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इसकी, तो ये कैरेक्टराइज करती हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को। द लॉ आल्सो यूज वेरियस पैरामीटर फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जो लॉज होते हैं वो बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट्स को काफ़ी एंगल से उसको कवर कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, जैसे हमारे पास आडियाबैटिक प्रोसेस होता है, हमारे पास आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, तो ये भी हमने देखे हुए हैं। तो सच एज थर्मोडायनेमिक वर्क एंड हीट एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन दैम, यानी कि जैसे कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक वर्क है, हीट है, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन है, और इनके दोनों के दरमियान रिलेशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये इसकी समझ आ गई है कि लॉज जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास ये क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। ये क्या करते हैं, ये करैक्टराइज करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को, स्टेट को, और ये बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं उनको भी उनके पैरामीटर्स को ये कवर करते हैं, सच एज थर्मोडायनेमिक वर्क, हीट एंड स्टेबिलिटी। तो हमारे पास 4 लॉज हैं। देयर आर 4 थर्मोडायनेमिक लॉज एंड आर गिवन बिलो। ज़ीरोथ लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड बस ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अब इसको ज़ीरो का नाम क्यों दिया गया, अभी ज़ीरो क्या है, चैनल भी, यूट्यूब चैनल भी ज़ीरो फिज़िक्स है, और 1000 के आगे भाई 3 ज़ीरो, ऐसे लाख के आगे बढ़ाते जाओ। ज़ीरो बड़े काम की चीज़ है, ये जिसके साथ भी लग जाए ना, आगे जिसके साथ लग जाए तो उसको बड़ा ही काम का बना देता है, लेकिन जिसके पीछे लग जाए उसकी दुनिया उजाड़ के रख देता है। तो खैर, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
इसकी जो है वो एनिमेशन आप देख लीजिएगा, लेकिन पहले इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी देख लें। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये जी जब फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तीनों लॉज बन चुके थे तो साइंटिस्ट ने और इस पे और ज़्यादा स्टडी की, तो उन्हें समझ में आया कि ये जो अब लॉ बना है ना, जो यानी कि अब हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में कि इसको बेस बनाना चाहिए। तो बेस बनाने के लिए फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी अवेलेबल था, तो इसको नेम दे दिया ज़ीरो का। ठीक है। इफ़ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इन ए थर्ड सिस्टम, अगर दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो इसकी ये पिक्चर भी मैंने साथ यहाँ पे मेंशन की हुई है। यानी कि अगर दो सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम हैं, यानी कि अगर ए बी के साथ, ए सी के साथ, या बी सी के साथ, और सी ए के साथ, सी बी के साथ, इस तरह यानी कि इसके पेयर्स बन सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये अगर दो सिस्टम, इन तीनों में से कोई दो सिस्टम हम अगर ये कंसिडर कर लें, ठीक है, ए और बी, ये दो सिस्टम अगर एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि यानी कि इन दोनों ने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपना जो टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, वो जो हीट है, वो उसको एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे सेट कर लिया। तो अगर इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को इस तरह सेट कर लिया है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो इसका मतलब ये है कि भी इन दोनों सिस्टम को इस तीसरे के साथ भी बिल्कुल इसी स्टेट में होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट लॉ कि यही स्टेटमेंट बनती है। This law describes a very important physical quantity called temperature. This law also tells the temperature is a measurable quantity. तो टेम्परेचर को पहले हम मेजरेबल नहीं कहते थे कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करें, टेम्परेचर को मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये लॉ है वो डिस्क्राइब करता है कि ये फिज़िकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली टेम्परेचर, जब कहीं भी कोई हीट का हम जिक्र करते हैं तो साथ में हम टेम्परेचर का जिक्र करते हैं। तो जब तक हम हीट को मेजर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा ये इसका टेम्परेचर क्या है। तो दिस लॉ डिस्क्राइब अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर, और ये हमें बताता है कि जो टेम्परेचर है मेजरेबल क्वांटिटी है। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी कंसीडर टू सिस्टम, दो हमारे पास सिस्टम है ए एंड बी, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बट इन गुड थर्मल कॉन्टैक्ट। यानी कि हमने उसको इंसुलेट किया हुआ है। वो वायर देखिए ना, तारें क्या होता है, वो इंसुलेट की होती हैं, सराउंडिंग से इंसुलेट की होती हैं, लेकिन उनका आपस में जो है तारें कौन सी बना तारें, ये जो मेन लाइनें गुजरी होती हैं यार बाहर से, इनको इंसुलेट किया होता है ना। या जो मोटरों के अंदर तारें लगी होती हैं, ये जो स्विच लगे होते हैं, स्विच की ये जो तारें होती हैं, तो इनको क्या किया होता है, इनको ऊपर से इंसुलेट किया होता है, लेकिन अंदर से जो उसके दो तीन तारों का एक पेयर होता है, वो जो है आपस में एक दूसरे के साथ यानी कि ना उनकी जो फॉर्मेशन है वो इस तरह की सेट की होती है कि वो गुड थर्मल कॉन्टैक्ट तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिकल कॉन्टैक्ट, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल और इस तरह का सारा फिनोमेना आ जाता है। तो अब हमारे पास जी ये सिस्टम है, और इसको हमने, ये हमारे पास सिस्टम है ए एंड बी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बट इन गुड थर्मल कॉन्टैक्ट विद ए कॉमन सिस्टम सी। यानी कि ए और बी को हमने इंसुलेट किया हुआ है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ अच्छे थर्मल कॉन्टैक्ट में है विद अ कॉमन सिस्टम सी। एक इन दोनों का कॉमन सिस्टम है वो है सी। ठीक है। ए सी के साथ सिस्टम ए एंड बी विल अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी। यानी कि बात वही होगी जो हमने ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ी है, इसको है थोड़ा सा ब्रॉड करके लिख दिया, बस इसको थोड़ा सा पढ़ लो, कोई इतनी ज़्यादा इसमें यानी कि अंडरस्टैंडिंग तो एनिमेशन देख के हो ही जाएगी ना, लेकिन पढ़ना भी लाजमी होता है, क्योंकि फिर लिखना होता है, तो लिखने के लिए पढ़ना भी लाजमी है। तो नाउ इफ़ द इंसुलेटिंग पार्टीशन इज़ रिमूव्ड, अगर हम ये इंसुलेशन जो है ये हम रिमूव कर दें, एंड सिस्टम ए एंड बी आर ब्रॉड इनटू थर्मल कॉन्टैक्ट, वी फाइंड, और ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में हो जाए, जो कि ऑलरेडी था, और दोबारा जो है वो एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में हम उनको लिए हैं,
तो वी फाइंड दैट देयर इज़ नो फर्दर चेंज, यानी कि वहाँ पे और कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने वो प्रॉपर्टीज़ अटेन कर ली हैं। This means that the system A and B are also in thermal equilibrium with another. This is known as zeroth law of thermodynamics. यानी कि अब हमने पहले इसको इंसुलेशन में रखा हुआ था, इंसुलेशन में रखने से क्या हुआ कि ए और बी ने प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम सेट करके अटेन कर ली। और अगर हम यहाँ पे इस कॉमन के साथ ये जो इंसुलेशन है ये रिमूव कर दें तो भी क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इन तीनों का जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो सेटल रहेगा। तो ये रही आपकी एनिमेशन। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसकी भी हम बाद में देखेंगे, पहले लॉ पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो हमारा बचपन से वास्ता पड़ता आ रहा है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, एनर्जी वो कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है और एनर्जी कंजर्व्ड है। तो when a certain amount of heat Q is supplied to a system which does external work W, ठीक है, to a system which does external work W in passing from state 1 to state 2, यानी कि मेरे पास एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। अब मैंने इसको दी हीट Q, ठीक है, हीट Q इज़ सप्लाइड टू अ सिस्टम विच डज एक्सटर्नल वर्क, यानी कि इसने इस पे एक्सटर्नल वर्क किया W इन पासिंग फ्रॉम स्टेट 1। ये सिस्टम स्टेट ए से, यानी कि इसने अपनी हालत चेंज की है, पार्लर जावा की जो हालतें चेंज होती हैं ना वो वाली हालतें, यानी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। पासिंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, यानी कि एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में आया है, उसने वर्क डन किया है, उसको हीट सप्लाइड किया है। The amount of heat is equal to the sum of the increase in the internal energy of the system and the external work done by the system. In symbol, the law is expressed as. अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड। The amount of energy is equal to the sum of the increase, यानी कि जो अमाउंट है एनर्जी की वो बराबर होगी ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो हमने
हीट दी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंक्रीज, जितना जो हमारी एनर्जी बढ़ी है, ठीक है, जो एक सिस्टम की एनर्जी बढ़ी है वो बराबर होगी इंटरनल एनर्जी के। यानी कि अगर इसकी पहले एनर्जी सिस्टम की 10 किलो जूल थी तो बाद में क्या होगी 30, और ये इक्वल टू होगी 30 के किलो जूल की, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की वही रहेगी ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। इन सिंबल, हम सिंबल में इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्यू, क्योंकि हमारे पास जो हीट हमने ट्रांसफ़र की है U2, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये U2 और U1 को, तो प्लस वर्क डन, ये W हमारे पास वर्क है। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम द लॉ इज एक्सप्रेस इन द डिफरेंशियल फॉर्म एज। तो अगर हमारे पास कोई बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हों, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हैं हमारे पास वहाँ बड़े चेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर पार्शियल यूज़ कर लेते हैं छोटी चीज़ों को, छोटे फैक्टर्स को मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन जहाँ पे हमारे पास चेंज जो आ रहे होते हैं ना, बहुत स्मॉल चेंजेस आ रहे होते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे, तो हम यहाँ पे पार्शियल साइन यूज़ करते हैं। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम की स्टेट में जब कोई भी स्मॉल चेंज आ रहा होता है, द लॉ इज एक्सप्रेस इन द डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पार्शियल डब्ल्यू, ये पार्शियल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पार्शियल डब्ल्यू, वेयर पार्शियल क्यू एंड पार्शियल डब्ल्यू आर नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, यानी कि ये परफेक्ट नहीं है, बट डी यू इज़ अ परफेक्ट डिफरेंशियल बिकॉज यू इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी कि यू क्या है, यू वो हमारे पास इनिशियल और फाइनल एनर्जी है जो कि सिस्टम को दी गई है, और ये ही परफेक्ट है। वर्क डन और जो क्यू ट्रांसफ़र हुआ है ये हमारे पास परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। वो क्यों डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, वो कभी भी 100% ट्रांसफ़र नहीं होती, हमारा कुछ ना कुछ लॉस आ जाता है। और जो वर्क डन है वो कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, तो कुछ ना कुछ हीट उसमें लॉस हो जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों टर्म्स हैं, वो परफेक्ट नहीं है। It should be remembered that all the quantities in above equation must be expressed in unit of energy, यानी कि it should be remembered that all the quantities in above equation, ये जो इस इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हम इसको एनर्जी के यूनिट में, इन यूनिट ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट क्यू और पार्शियल क्यू इज़ टेकन पॉजिटिव इफ़ हीट इज़ सप्लाइड, यानी कि हीट अगर सप्लाई हुई है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गई है तो हम इसकी क्या वैल्यू लेंगे, हमारे पास पॉजिटिव क्यू आएगा। एंड नेगेटिव इफ़ हीट इज़ रिमूव्ड, यानी कि हीट अगर रिमूव हुई है, रिमूव होने का क्या मतलब है कि हीट जो है वहाँ से निकल गई है। यार तो निकली तो तब भी है ना जब इस सिस्टम से ट्रांसफ़र हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, यहाँ से जो हीट निकली है ना वो सप्लाई हो गई है दूसरे सिस्टम को, तो हमने इसको लिया है पॉजिटिव। एंड नेगेटिव हीट इज़ रिमूव्ड, यानी कि इस सिस्टम से हमने बिल्कुल हीट क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। मतलब ये कि इसको पीछे से कोई हीट नहीं मिल रही, यानी कि इसको और एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा रही इस सिस्टम की, क्योंकि इस सिस्टम को भी तो कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना, तो आगे वो सप्लाई कर रहा है। तो सिमिलरली द वर्क W और पार्शियल W इज़ पॉजिटिव, जो हमारा W और पार्शियल W होगा वो इक्वल होगा, जैसे हमने यहाँ पे Q और पार्शियल Q की बात की इस बॉडी। व्हेन द एक्सटर्नल वर्क डन इज़ डन बाय द सिस्टम इन एक्सपेंशन एंड नेगेटिव इफ़ द वर्क डन इज़ ऑन द कंप्रेशन। अब होता क्या है, जैसे हमारे मोटरसाइकिल के पिस्टन्स वगैरह होते हैं तो उनमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन का जो है वो काफ़ी अमल दखल होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास इस तरह का एक यानी कि सिलेंडर होता है, उसमें हमारे पिस्टन लगा होता है जो कि अप एंड डाउन मोशन करता है। तो यहाँ पे हमारा पेट्रोल आता है तो बर्निंग होती है, तो इस तरह के ये सारे अमल होता है। तो क्या होता है कि जब पिस्टन मूव करता है डाउनवर्ड, ठीक है, तो वो वहाँ पे कंप्रेशन होती है, तो जब ये अपवर्ड मूव करता है तो वहाँ पे जो है एक्सपेंशन होती है, यानी कि एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ यही बात है कि व्हेन दी एक्सटर्नल वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इन एक्सपेंशन, यानी कि जब एक्सपेंशन हो रही होगी हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। इफ़
वर्क डन पॉजिटिव लेंगे जब एक्सपेंशन हो रही होगी, यानी कि जब हमारा सिस्टम है वो एक्सपेंड हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है। और लेकिन जब वो कंप्रेशन हो रही होगी, यानी कि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये मैटर नहीं करता कि वो सिर्फ डाउनवर्ड ही मूव कर रहा हो, वो ऐसे भी सिस्टम हो सकता है, यानी कि लैंडस्केप में तो यहाँ पे सिस्टम का वो लगा हो तो वो ये राइट एंड लेफ़्ट मूवमेंट हो, राइट करने से उसका जो एरिया है वो बढ़ रहा हो और लेफ़्ट मूव करने से उसका जो एरिया है वो कम हो रहा हो। तो इन दोनों कंडीशन में हम उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेंगे, इसकी पार्शल क्यू की जो हमने हीट सप्लाई करनी है और पार्शल डब्ल्यू की जो हमारा वर्क डन होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम अंडरगोज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी कि कोई भी जो सिस्टम है हमारा जब किसी केमिकल या फिज़िकल चेंज से गुजरता है तो हम उस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अप्लाई कैसे कर सकते हैं? हमारा कहने का ये है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व है, यानी कि जितनी हमने को एनर्जी उसको दी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं, वो ख़त्म नहीं हो सकती, ना ही हम उसको पैदा कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई सिस्टम है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो हम वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी ये बड़े अच्छे से कवर करता है। इट प्रोवाइड्स मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, यानी कि हम इंटरनल एनर्जी में जो हमारा चेंज आ रहा था हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? दिस थो इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी प्रोसेस इन नेचर बिटवीन द इक्विलिब्रियम स्टेट, it does not specify the condition under which a system can use its heat energy to produce supply of mechanical work। यानी कि हमें ये थ्रो इट इज़ एप्लीकेबल, यानी कि ये एप्लीकेबल है हर प्रोसेस पे इन नेचर बिटवीन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के दरमियान ये नेचर में, यानी कि नेचर का मतलब क्या है? जैसे आम रूटीन में हम चलते फिरते हैं, रूम टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे ये जो एप्लीकेबल है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। इट डज़ नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन, ये कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करता अंडर विच अ सिस्टम, यानी कि किस कंडीशन के तहत जो हमारा सिस्टम है कैन जो इसकी एनर्जी है उसको प्रोड्यूस कर एनर्जी टू प्रोड्यूस सप्लाई ऑफ मैकेनिकल वर्क। यानी कि अगर हमने कोई मैकेनिकल वर्क करवाना है, नहीं डेफिनेट ये मैटर नहीं करता कि वो सिर्फ मैकेनिकल वर्क ही हो सकता है, वो कोई भी वर्क डन हो सकता है। तो यानी कि ये स्पेसिफाई नहीं करता कि अगर हमने जो किसी भी सिस्टम से, यानी कि सिस्टम कैन यूज़ इट्स हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस सप्लाई ऑफ मैकेनिकल, यानी कि कितनी जो है हम एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे जिससे हम अपना कोई वर्क करवा सकते हैं और हमें उतनी जो हीट ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम कहते हैं ना एनर्जी कंजर्व है। तो ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता कि अगर हम 20 किलो जूल इसको हीट सप्लाई करें तो हमारा जो वर्क डन है वो 20 ही होगा, ठीक है। तो ये हमें प्रिसाइजली ये चीज़ें नहीं बताता। इट आल्सो डज नॉट से हाउ मच ऑफ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू वर्क, यानी कि हमें ये भी नहीं बता रहा कि जो हीट एनर्जी है वो कितनी क्वांटिटी में वर्क में कन्वर्ट हुई है। और इसका एक्यूरेटली इसकी मेजरमेंट की भी नहीं जा सकती, क्योंकि कभी भी कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, वो 100% हमें एफिशिएंसी नहीं देता। तो यही था बस आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ज़ीरोथ लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है। तो अभी आप देखें इसकी एनिमेशन और मुझे इजाज़त दें। हाफिज़। Law of conservation of energy. The energy can be neither created nor destroyed. It can only be transferred from one form to another form. It can be of different forms. Heat energy, a form of energy which transfers among particles in a substance by means of kinetic energy of those particles. Electrical energy is the energy due to electron flow. Mechanical energy is the energy stored by a machine that induces motion. Chemical energy is the energy that bonds atoms in a molecule.
From the conservation law, these energies can be converted from one form to another. Let us discuss these changes. The heat energy from the sun is absorbed by plants and is converted into chemical energy through photosynthesis. It is a natural process. And let us see few examples for artificial energy conversion processes. The conversion of electrical energy to mechanical energy in case of fan. Conversion of electrical energy into mechanical energy in home appliances like mixer, grinder, etc. The water heater is the good example for conversion of electrical energy into heat energy. In IC engine, there is a conversion of heat energy into mechanical energy. Conversion of chemical energy into heat and sound energy in crackers, and conversion of chemical energy to electrical energy in the battery. Moving further, another important classification of energy is potential and kinetic energy. Say a rock at some elevation possesses some potential energy. A part of this potential energy is converted into kinetic energy when it falls down. This energy conversion is called as first law of thermodynamics. One best example for chemicals, heat and mechanical energy conversion can be found in the working principle of steam locomotive engine. Let us have a close look into the conversion of these energies. Here, the chemical energy of the fuel is converted into heat energy when they burn. Let us denote the heat energy supplied by burning of this fuel as Q. Generally, the unit for heat is joule. And this heat energy is used to boil the water. Let us consider the initial temperature of water as T1. If we see at microscopic level, the water molecules will have rotational, vibrational and translational movements all together, called as kinetic energy. And these atoms, when bound together, the binding energy of the atom is the potential energy of these water molecules. This potential and kinetic energy combined together is known as the internal energy of the water molecule. Thus, internal energy can be defined as the sum of all microscopic forms of energy of a system, and the internal energy can be denoted as U. At initial level, let us denote it as U1. When the water is heated, the water is converted into steam and these bonds are broken and the water molecules start moving vigorously. This leads to increase in the internal energy. At this stage, the internal energy can be denoted as U2. During this process, the temperature has increased from T1 to T2. Let us denote the change in temperature from T1 to T2 as delta T. And the change in the internal energy from U1 to U2 is denoted as delta U. This change in the internal energy delta U depends upon the quantity of water and its specific heat capacity, that is, the heat required to increase the temperature of water by 1 degree Celsius, and also changes in temperature delta T. Thus, the change in the internal energy delta U is the product of mass of water and specific heat capacity and change in temperature. Now, the supplied additional heat is used to expand steam to push the piston in the steam engine. And thus, the total heat supplied is used to increase the internal energy and also to do work, that is W. Now, the total heat supplied Q is equal to delta U plus W. Work can be defined as the quantity of energy transfer from one system to another, and the work is measured in joules. Let us see the total heat content of this system
which is the sum of total internal energy U and work done W. As the internal energy and work are two different properties that occur frequently together, it has been added to give a combined property known as enthalpy or total heat content. This total heat content of the system is denoted as H. Work done can be given as the product of pressure and volume. From the first law of thermodynamics, that is, energy can only be transferred. The chemical energy of a fuel is converted into heat energy, which is then converted into mechanical energy that helps the locomotive steam engine to move. Summary. Everyone must be knowing the first law of thermodynamics, but I know it better, so I will take the responsibility to summarize it. First law states that the energy can neither be created nor destroyed and can be converted from one form to another. Internal energy is the microscopic level energy, which is the sum of all kinetic and potential energies, as it is denoted as delta U. Enthalpy is the total heat content of a system, that is, the total internal energy and work done. It can be denoted as H, where starting B and D indicates the work done by the system.